नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल की अहम बैठक हुई है। मध्य एशियाई देशों के समकक्षों से एक मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा जैसे मसलों पर चर्चा हो रही है। बैठक के दौरान डोभाल ने कहा, अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना चिंता का विषय। वित्त पोषण आतंकवाद की जीवनदायिनी है और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना हम सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को सहायता प्रदान करने से बचना भी चाहिए। और देखिए, एक बड़ी पहल जो है, हमेशा से ही खास तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई बैठक होती है, जब भी कोई सम्मेलन होता है, वहां पर भारतीय तमाम जो दूत हैं उनकी तरफ से ये बात रखी जाती है कि आतंक को, आतंकवाद को, आतंकवादियों को लेकर किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए। यानी कि आतंक के मुद्दे को हमेशा से ही राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर उठाया जाता रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और ये एक अहम बैठक उनकी दिल्ली में, जहां पर अहम मसलों पर बातचीत हो रही है। मध्य एशियाई देशों के समकक्ष से मुलाकात हो रही है। आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। आतंकवाद पर किस तरीके से काबू पाया जाए, किस तरीके से वैश्विक समन्वय स्थापित की जाए, इसे लेकर चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त राजधानी दिल्ली से। अजीत डोभाल आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और लगातार इस तरीके के बैठकों का दौर चलता रहा है। आतंकवाद को लेकर एक बड़ी बैठक, अहम बैठक। इस बड़ी खबर के बारे में आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, और यह है फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी हुई। सचिन बताएंगे। जी हाँ, देखिए, फारूक है कि मानते ही नहीं। फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया, सीना को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया, जिसकी वजह से अब लगातार वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं, अगर आप इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि देखिए, सेना अगर दखल देगी तो हम तूफान ला देंगे, फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का जिक्र किया है। चुनाव में दखल न दें, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा जिसे आप काबू नहीं कर पाएंगे। ऐसी धमकी देने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हैं, कोई और नहीं। ये जिम्मेदार राजनेता हैं और इन्होंने ऐसे अनर्गल बयान दिए हैं। ये लोग लोकतंत्र की वकालत तो करते हैं, लेकिन सेना और सरकार को धमकाने से बाज नहीं आते हैं। तो सवाल है कि डराएंगे तभी जीत पाएंगे। बार बार सेना का अपमान करना क्या इनकी फितरत में है? क्या सत्ता के लिए अब्दुल्ला परिवार किसी भी हद तक गिर सकता है? क्या कश्मीर में लोकतंत्र के दुश्मन यही लोग हैं जो सेना को गाली देते हैं, तभी कश्मीर के लोगों के दिलों में राज कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या कश्मीर में शांति के दुश्मन यही लोग हैं जो सियासत के लिए खून खराबा कराने के मास्टर हैं? और ये सियासत के लिए खून खराबा करने के मास्टर हैं, ये भी। और आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर फारूक अब्दुल्ला ने कहा क्या है। गौर से सुनिए। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार, आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होगा जो उसके खिलाफ। इसलिए आपसे कहता हूँ, जमात को मजबूत कीजिए। हम जमात से हैं, जमात के बगैर कुछ भी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अगर है तो इस निशान से है, ये हल का निशान जो है, तब फारूक अब्दुल्ला है। इसके बगैर फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं। और देखिए, फारूक अब्दुल्ला के इसी बयान के बाद सियासी हलकों में भी घमासान मचा हुआ है। क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। न वहां के लोगों को एतमाद में लिया है, न वहां के नेताओं को एतमाद में लिया है, और फौज की बड़ी तादाद कश्मीर के अंदर लगा दी है। इसके बावजूद कश्मीर के हालात ठीक नहीं हुए, और वहां का इलेक्शन भी इन हालात में, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, तो कश्मीर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?
इतने दिनों बाद आपको याद आ रही है, और क्या क्या प्रसंग है। वैसे वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि उनके इस बयान के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ भारत की आर्मी कभी भी कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करती है। कांग्रेस के नेता भी यहां पर कह रहे हैं ऐसे जिम्मेदाराना काम नहीं होने चाहिए, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आने चाहिए। और हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल जुड़ गया है, आपको रूबरू करा दें। अभिजीत जसरोटिया प्रवक्ता जम्मू बीजेपी के हमारे साथ हैं, तजीम डार प्रवक्ता पीडीपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सलमान अली सागर प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर अभिजीत जसरोटिया के पास और जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो बयान आया है केंद्र सरकार और सेना चुनाव में दखल न दे, अभिजीत जी इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? उस सेना के खिलाफ ये बात हो रही है, बयान दिया जा रहा है, जिसके चलते आज हम सभी महफूज हैं और जम्मू कश्मीर भी महफूज है। देखिए, फारूक साहब तो इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। जब सत्ता में होते हैं तब कुछ और बयान होते हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इनके बयान किसी और तरह के होते हैं। और जिस तरह का ये अपशब्द और कटाक्ष हमारे भारत की फौज पर कर रहे हैं, आप देख लीजिए, जो आपको चित्र भी दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे भारत फौज का ही ये कमांडो खड़ा होकर इनकी रक्षा कर रहा है। अगर ये पीछे ना हो तो फारूक साहब कहाँ हो, ये आप सोच सकते हैं। खैर, ऐसी बातें करना मैं समझ सकता हूँ फारूक साहब क्यों करते हैं ऐसी बातें। दूसरी बात ये आती है कि फारूक साहब को ये याद होना चाहिए कि भारत की ये वही साहसी सेना है। अगर ये बारामूला से उन कवालियों को, उस पाकिस्तान की सेना को ना खदेड़ती तो आज कश्मीर का भी वही हाल होता जो मीरपुर का हुआ था। मीरपुर मैसेकर के बारे में हिंदुस्तान के लोग कम जानते हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि सभी के सभी पढ़ें, ताकि उन्हें पता लगे कि भारत की फौज, जिसे केवल 10 मील की दूरी पर रोक दिया गया था, वरना मीरपुर भी हम बचा लेते थे। और अगर भारत की वो फौज बारामूला में ना होती तो आज कश्मीर का भी मीरपुर वाला हाल होता। खैर, जहां तक रही बात फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो इन्होंने बयान वहां पर दिया है डोडा में, वो 1996 के संदर्भ में बोलते हैं कि वहां जब मैं गया तो लोगों ने मुझे ऐसा कहा और वैसा कहा, जबकि 1996 में इन्हीं का वहां से उम्मीदवार जीता था और उसने जो उस समय वोट लिए थे वो 13,000 कुछ के करीब थे। और 1987 यानी कि उससे पहले की इलेक्शन में डोडा से जो उन्होंने वोट लिए वो 13,100 थे, जबकि इन्होंने वो पूरी की पूरी रिग्ड इलेक्शन की थी। तो इस तरह के बेबुनियाद और बेतुके बयान देकर लोगों को ये बरगला सकते हैं, पर इन्हें ये तो नहीं क्या पता जानबूझकर वो बातें भुला डालते हैं ये फारूक अब्दुल्ला साहब? और क्या अगर भारतीय सेना के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ बयान नहीं देंगे तो क्या उन्हें वोट नहीं मिलेंगे? उन्हें इस बात का डर है? ऐसी वाकई अगर वास्तविकता में देखिए तो ऐसी बात है नहीं। देखिए, ये ओछी राजनीति कही जाती है, इसे ओछी राजनीति कहते हैं। ऐसा करने से वोट इनको मिलेंगे तो ये क्या समझते हैं कि डोडा के लोग क्या देश के खिलाफ या भारत की सेना के खिलाफ चलेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये इनकी अपनी मानसिकता यहां से पता लगती है कि किस तरह की एक निम्न स्तर की मानसिकता से ये ग्रस्त है। और अब जब से ये पावर के बाहर चले गए हैं तो बौखला गए, और ये उनकी बौखलाहट शो करती है। इस तरह के बयानों का कोई नहीं। अपने पीछे जरा जो एनएसजी का कमांडो खड़ा है, जरा उसकी तरफ ही देख लेते। एक कदम तो बिना फौज के फारूक अब्दुल्ला साहब है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिजीत जी। देखिए, ऐसे बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो सेना जिसकी वजह से आज हम अपनी बाउंड्रीज में बहुत सुरक्षित है, उसको लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। सलमान साहब जुड़े हुए हैं। सलमान साहब, ये कौन से तूफान की बात कर रहे हैं फारूक जी, और बिना सेना के चुनाव कराने की बात कर रहे हैं आप? वो सेना जिसकी वजह से आज आप अपने घर में सुरक्षित महफूज बैठे हुए हैं, उस सेना को आप ललकार रहे हैं। नहीं, ये आपकी भाषा हो सकती है या बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा हो सकती है, ललकारना और ऊंची सियासत करना और ऐसे ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करना। नहीं, इसको फिर क्या कहेंगे? ये हमारी भाषा और बीजेपी की भाषा हो सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं? इसके आखिर मायने क्या है कि केंद्र सरकार को भारतीय सेना को दखल नहीं देनी चाहिए यहाँ पर? आप सुनिए, ये आपकी भाषा हो सकती है। मैं अपनी भाषा बताता हूं आपको। बताइए। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भाषा बताता हूं कि जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। हमारा मुल्क के साथ जो कंट्रीब्यूशन हमारी जमात का और हमारी लीडरशिप का है, वो कोई बीजेपी का लीडर या कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। आप बात कर रहे थे कि भाई बारामूला में ऐसा हो गया और 47 में ये चीजें हो गई, लेकिन ये आप इग्नोर कर रहे हैं कि शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने उस वक्त ऑप्ट किया इस मुल्क के साथ आना, जबकि पूरी दुनिया में पूरे मुल्क में टू नेशन थ्योरी का ये सिलसिला चल रहा था।
तो हमने हमेशा मुल्क के नहीं, ठीक है कानून पे, सलमान जी, मुल्क देखिए के आईन आपने पे, क्या मुल्क किया, के फोर्स आपने पे क्या किया इस भरोसा पर कोई किया है। सवाल नहीं कर रहा है। आपने क्या किया प्रदेश के लिए, देश के लिए, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का कंट्रीब्यूशन है, क्या सेना का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या सेना का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सर? सलमान सर, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, क्या सेना का, जवानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कश्मीर में? लिंच किया जा रहा है, वो आपके लिए खबर नहीं है। लेकिन एक लीडर बोल रहा है कि इलेक्शन में रिगिंग नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए खबर है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर कोई भी नेशनलिस्ट और इंडियन, फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे बंदे के इंडियन क्रेडेंशियल्स डाउट करता है तो वो खुद इंडियन नहीं है। फारूक साहब का कंट्रीब्यूशन वो है कश्मीर को लेके इंडिया में, जब 96 में बीजेपी जैसी नेशनलिस्ट पार्टी यहां नहीं लड़ सकती थी, कांग्रेस नहीं लड़ सकती थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी और फारूक साहब लड़े, और फारूक साहब आए और यहां इलेक्शन लड़े और रेल को पटरी पे लाया। हमारे हजारों लोग मारे गए। हम फौज के खिलाफ हो नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है आज अगर फौज का कोई मरता है, हमारे अपने लोग मरे, हमारे अपने वर्कर मरे हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए। लेकिन अगर कहीं गलत होता है, अगर कहीं बिल्कुल, इसीलिए मुल्क जो है वो सामने आना चाहिए। सबसे बड़ा अगर है तो मुल्क है, और मुल्क के लिए हम सभी मिलकर काम करते हैं। अभिजीत जी, हम आपको यहां पर लाना चाहेंगे। जो बातें सलमान जी कह रहे हैं, आपका क्या जवाब? लगने की जरूरत है। झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे बोल रहे हैं कि हमने इखलाक किया हिंदुस्तान के साथ। ये कौन होते हैं इखलाक करने वाले? जिनकी ये नाम ले रहे हैं वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे। ये जो रियासत की महाराजा हरि सिंह थी, जो महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन किया था, ना कि ये किया था। और जरा हिस्ट्री में जाइएगा, 1947 में शेख अब्दुल्ला साहब तो यहाँ के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान बनाऊंगा, और ये हिस्ट्री है। और उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन किया। तो कम से कम ये झूठ बोलकर लोगों को ना गुमराह करें। आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सच्चाई जानते हैं और इतिहास पे अगर आपकी पैनल पे अगर आपकी पैनल पे ऐसे लोग आते हैं जिनको हिस्ट्री का एबीसी नहीं पता, 1987 हिस्ट्री आप भी दुरुस्त कर लें। सुनिए उनकी बात, सुन लीजिए फिर अपनी बात कहिएगा। 1987 में इन्होंने इलेक्शन की रिगिंग की। एमयूएफ नाम की एक पार्टी हुआ करती थी। सलमान साहब उनकी बात सुन लीजिए। देखिए, आपको भी हमने मौका दिया, आपने अपनी बात रखी। अब जरा उनकी बात सुन लीजिए, फिर जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो आप भी कर लीजिएगा। 1987 जब एमयूएफ नाम की पार्टी यहां पर जीत रही थी, और बोखलाहट देखिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि ये कुर्सी का इतना लोभ और सत्ता का इतना लोभ था, इन्होंने रातों रात उसके रिजल्ट चेंज कर दिए। रातों रात चेंज कर दिए और जीते हुए पार्टी को हरा दिया, हराई हुई पार्टी को जिता दिया। उसके बाद बंदूक जो है दाखिल हो गई कश्मीर के अंदर। जितनी कश्मीर के अंदर कत्लो गारत हुई है, जितना जेलम में खून बहा है, उसका कोई कसूरवार है तो ये फारूक अब्दुल्ला कसूरवार है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कसूरवार है। जितने मासूम कश्मीरियों का खून बहा है उसके कसूरवार यही लोग हैं। और अब इस तरह के नाम चुनाव बयान देकर, क्योंकि लोगों ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया है, इसीलिए इनकी बोखलाहट आपके सामने नजर आ रही है। तो ये चंद अपॉर्चुनिस्टिक लोगों की पार्टी है जिसका के सामने इतिहास है। पूरा कश्मीरियों के खून के साथ इनके हाथ रगे हुए हैं। 87 से लेकर आज तक जितने कश्मीरियों की कत्लो गारत हुई है, उसका अगर कोई कसूरवार है तो यही फारूक अब्दुल्ला और यही। ठीक है अभिजीत जी, आएंगे आपके पास। ठीक है सलमान सर की बात सुनेंगे। अभिजीत जी, आपकी भी बात लगातार हम सुन रहे हैं। हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता तंजीम डार भी सुने यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तंजीम जी, आपको क्या लगता है फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया जनता के सामने, उस बयान के क्या मायने हैं? उसका समा जब आपने शुरू में। तंजीम जी अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कर लें। चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, उसको अनम्यूट कर लें और उसके बाद फिर हम आपको यहां पर अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन अभिजीत जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ सलमान जी भी हैं। अभिजीत जी, आप ये कह रहे थे, और ये देखने में आता है कि जो भी अगर यहां पर विरोध करता है वो उन्हें लगता है कि वहां पर वोट मिलने वाला है, लेकिन ये देखने में आया है कि जो लोग वहां पर है वो बरगलाए जाते हैं। उनको बरगलाने की वजह से ऐसा लगता है कि वो शायद कुछ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भारत में जितनी अच्छे तरीके से लोग रहते हैं, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए उधर क्या हो रहा है। तो यहां पर जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ताधारी दल है, नेता है, क्या इस बात को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते? जी, ऐसा है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कुछ लोगों को बहुत देर तक बेवकूफ बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ देर तक बेवकूफ बना सकते हैं, सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। तो वो अब सीख हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता लग गया इनका असली चेहरा क्या है।
इसीलिए लोगों ने जो है इनको जो है सत्ता से बाहर कर दिया। अब ये बौखलाहट है, क्योंकि जब मैं 87 की रिगिंग की बात कर रहा था, इनको सत्ता का इतना लोभ था कि ये किसी भी हद तक जा सकते थे, और अब जो ये हरकत कर रहे हैं ये भी आपके सामने सत्ता पाने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन जहां पर जाके ये लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं, वहां के लोग भी भली भांति इनको जानते हैं। ये सब करने के बाद इनको कभी सत्ता वापस मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का जरा थोड़ा सा देखिएगा। कुछ दिन पहले फारूक साहब एक और ड्रामा करते हैं, वो कहते हैं मैं प्रेसिडेंशियल की पोस्ट, अपनी प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन कर रहा हूं, अब मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। और अब कल देखिए तो फिर से वही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दिस इज ए पार्टी ऑफ दी अब्दुल्लाज, बाय दी अब्दुल्लाज एंड फॉर दी अब्दुल्लाज। अब्दुल्लाज के सिवा कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये परिवारवाद से ग्रस्त पार्टी है। ठीक है, और इसीलिए अपने परिवार को बचाने के लिए ये ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। सचिन जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जब डिस्कशन की शुरुआत की, आपने समय उसी वक्त बांध के एक नैरेटिव सेट कर दिया कि फारूक साहब जो है वो कटघरे में आपने खड़े कर दिए। आपने फारूक साहब की पूरी तकरीर नहीं सुनी और आधी एक तकरीर का एक हिस्सा पकड़ के आपने उस पर डिस्कशन शुरू कर दी। आज तो डिस्कशन नेशनल लेवल पे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। ये आरोप कोई नया नहीं है सर आपका, ये आरोप कोई नया नहीं है। हमने पूरा बयान सुना है सर, हमने पूरा बयान सुना है, और सोच समझ कर ही हम चर्चा कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं, इस पूरे बयान पर देश में बात हो रही है। बिल्कुल, और वो लाइन इसलिए पकड़ ली क्योंकि वो लाइन इस तरह की थी जिसे सुनवाना जरूरी था। डार साहब आपकी बात यहां पर रखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है, चलिए एक बार फिर से सुनवा देते हैं, फिर उस पर आपकी हम बात रख लेंगे। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार, आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होगा जो उसके खिलाफ इसलिए आपसे कहता हूं, जमात को मजबूत कीजिए। हम जमात से हैं, जमात के बगैर कुछ भी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अगर है तो इस निशान से है, ये हल का निशान जो है तब फारूक अब्दुल्ला है, इसके बगैर फारूक अब्दुल्ला कुछ। तो डॉक्टर साहब, सुना आपने फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या बयान दिया है, और यही सुनवाना चाहते थे ताकि आपकी राय बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आए। ये एक तरीके से धमकी, अगर इसे न माने तो फिर क्या माने, तूफान आ जाएगा। और जमात की बात कर रहे हैं, मुल्क की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं बात करूं कुछ? बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो फारूक साहब ने कहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की फौज दुनिया की सबसे डिसिप्लिन फौज है और हमें उस पर फख्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कश्मीर के कंटेक्स्ट में अगर फारूक साहब ने जो बात कही है, इसको आप सिरे से नकार नहीं सकते। उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने कोई इल्जाम आयद नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ख्याल रखा जाए, क्योंकि कश्मीर के कंटेक्स्ट में कुछ ऐसे पहली चीजें हुई हैं जिनको वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज डिस्कशन के मौजू, आज मुझे ये समझ नहीं आती, फारूक साहब की एक स्टेटमेंट पकड़ के आप लोग यहाँ बैठ गए डिस्कस करने के लिए। कितने मुद्दे हैं आज 6 दिसंबर 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए, ये बात क्यों नहीं बोलते? आज ये बात आप भी क्यों नहीं बोलते? मौजू नहीं है जो कहते हैं कि 1947 में मुसलमानों को यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। आप फारूक साहब की, महबूबा जी की ये स्टेटमेंट पकड़ के आप एक अलग से नैरेटिव सेट करते हैं। यहाँ पे कोई नैरेटिव सेट नहीं करते, जो मुल्क के लिए वाजिब है हम उसकी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो सभी लोगों के लिए सही हो, हम वो बात करते हैं। निशाना बनाना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब देखिए, ये तरीकाकार डॉक्टर साहब ठीक है, देखिए हम समय दे रहे हैं, आपके नैरेटिव पे नहीं चलने वाले, आप मुद्दे तय नहीं करेंगे। देश के लिए जो मुद्दा बड़ा होगा हम उस मुद्दे पे जाएंगे। बात कही है, अगर उस कंटेक्स्ट में आप बात रहने दीजिए। आज आपके पास कई मुद्दे हैं डिस्कशन के लिए, बातें करने के लिए देश के लेवल पे कितनी बातें हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए ना, डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए। आपने भले उनका पूरा बयान न सुना, लेकिन मैंने सुना है उन्होंने क्या कहा है। मंच पर खड़े होकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी का जब गठन हुआ था तो वो इसलिए हुआ था कि हम हमारे समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम एक जमात से हैं, अपनी जमात को बढ़ाओ। अगर वो अपनी जमात के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें आपको परेशानी क्या है?
नहीं, परेशानी इस आप वक्त फारूक साहब आप मुल्क की मेंबर बात नहीं पार्लियामेंट करते, हैं। आप जमात की बात करते हैं। यही बात अगर हर तरफ होने लगेगी तो राष्ट्र की, मुल्क की बात कैसे होगी? कैसे बात आगे और भाई बढ़ेगी? राष्ट्र की बात फारूक साहब नहीं करेगा अगर, तो कोई भी नहीं करता। राष्ट्र की बात अगर फारूक साहब ने नहीं की तो फिर किसी ने नहीं की। आप ये क्या बातें लेके बैठे हुए हैं? फारूक अभिजीत साहब जी, जैसे यहाँ पर आज नैरेटिव सेट करने की 85 बात साल हो रही है, के मुद्दों की लीडर बात हो रही है। 25 years क्या उनकी ये है, बताया आप जाना आप जरूरी यहाँ नहीं बैठ के है उनको आप कि टारगेट जम्मू करने की कोशिश करते कश्मीर हैं उनकी भी इमेज को? भारत का फारूक साहब वो को इन हिस्सा चीजों है से जहां फर्क पर नहीं पड़ने बहुत वाला। सारे लोग सिर्फ इसलिए ही फारूक महफूज साहब है को इन पूरे चीजों से देश फर्क में, नहीं अगर हम पड़ने बात कर वाला। लें, लेकिन क्योंकि आप हमारी लोगों का जो सेना narrative एक जितनी set करके डिसिप्लिन्ड आए है, जो कि कि डार जम्मू साहब भी कश्मीर कह की रहे हैं, mainstream उसकी को- वजह से, इस और mainstream फारूक में अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भी इस हिंदुस्तान बात का में एहसास कश्मीर होना को चाहिए। कायम रखने के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आप उसको निकाल देना चाहते हैं? इसको इररिलेवेंट दिखाना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान के लोगों के सामने? आप ये बताना ठीक है, चाहते हैं कि ठीक है, फारूक साहब अभिजीत जी यहाँ पे बोलिए। जो है वो आप ठीक इंटरनेशनल है है, डॉक्टर साहब, अब ठीक महबूबा है, जी ठीक है, आएंगे आपके इंटरनेशनल है, पास, आएंगे राहुल आपके पास, गांधी आपकी बात सुन रहे हैं, हम जानते नेशनलिस्ट बैठे हैं, सिर्फ हम साथ जानते हैं आपके सर, हम सिक्योरिटी जानते साहब। हैं। बाकी आप सब एंटी नेशनल कर दिए हुए हैं आपने। ठीक है अभिजीत जी बोलिए। कि मैं इनकी बौखलाहट भली भांति समझ सकता हूँ। एक परिवारवाद से ग्रस्त पार्टी दूसरे परिवारवाद से ग्रस्त पार्टी के लिए बोलेगी, क्योंकि पीडीपी भी ऑफ द मुफ्तीज, बाय द मुफ्तीज और फॉर द मुफ्तीज अरे है। इलेक्शन से तो बाहर आ गए थे यहाँ। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई थी, वो इलेक्शन नहीं लड़े थे, वो पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए था। गलती तो वो मान रहे हैं, इलेक्शन तो यहाँ पर हो ही रहे हैं। डार साहब, इलेक्शन से कोई यहाँ नहीं घबराता और आप ही लोग पीछे हट जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला खुद कह रहे हैं कि गलती हो गई, आगे से हमें चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं से वो कह रहे थे यहाँ। इलेक्शन जवाब करवाइए। देता हूँ। इनके लिए इलेक्शन क्या है? सबसे पहले बताता हूँ आपके लिए इलेक्शन क्या है। इनके लिए इलेक्शन है कि केवल और केवल मुफ्ती परिवार के लिए, जो क्योंकि इनकी पार्टी भी ऑफ दी मुफ्तीज, बाय दी मुफ्तीज और भाई फोबिया है आप लोगों को। हालात ठीक क्यों नहीं है? वजह सिर्फ ये है एक परिवार के इलेक्शन कराने हैं तो इन्होंने ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, सलमान साहब, इस तरह से आवाज समझ में नहीं आएगी, इस तरह आपकी बात समझ में आएगी ना हमारी। ठीक है, ठीक है, एक एक करके अपना पॉइंट रखें, एक एक करके अपना पॉइंट रखें। ठीक है, ठीक है, सलमान साहब आएंगे आपके पास, सलमान साहब आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। सर ठीक है, जो नया नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, नए लीडर क्रिएट करना चाहते हैं, टोटली फेल हो गए आप। यहाँ के लोगों का भरोसा सिर्फ फारूक साहब पर है, जो बात वो कहते हैं वही बात चलेगी भी आगे। भरोसा खत्म हो गया आप बात लोगों ये से। है